हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सर बेसिक फैक्टर कौन कौन से हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक बिजनेसमैन को कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। तो मैं आपको आज यहाँ पे कुछ 10 फैक्टर बताऊंगा और यही वो 10 फैक्टर हैं जो एक बिजनेसमैन को अपने माइंड में रखना चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। तो ये टोटल 10 फैक्टर हैं, तो इसको भाई लास्ट तक समझना है आपको, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ही बने रहना, तभी आपको सारे के सारे 10 के 10 पॉइंट अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस सर क्या मतलब है? सर मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं या कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि मुझे किस टाइप का, किस लाइन में बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, तो 3 लाइन, उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे। सर 3 ऑप्शन कौन कौन से? सर एक आता है कि भाई मैं इंडस्ट्री, यानी कौन सी इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्शन होता हो, ठीक है, प्रोडक्शन में जाऊं या फिर ट्रेड करूं। ट्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग, जैसा कि आपको पता ही है, सब तो मैं पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है, बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड चीजों में डील करूं या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बाइंग और सेलिंग को, हाँ सही सोच रहे हो, बाइंग और सेलिंग को सपोर्ट करने के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज या सर्विसेज जो बाइंग और सेलिंग को यानी कि ट्रेड करने में हेल्प करती है, वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। तो उसके पास 3 ऑप्शन आएंगे, भाई इंडस्ट्री प्रोडक्शन करूं या बाइंग और सेलिंग करूं या बाइंग और सेलिंग को सपोर्ट करने का बिजनेस करूं। तो वो सोचेगा कि भाई क्या करूं, किस में ज्यादा बेनिफिट है। तो वो सोच लीजिए, मान लो उसने सोच लिया कि मेरे लिए जो है ये इंडस्ट्री ही सबसे बेनिफिशियल रहेगा। उसने ठीक है चलो भाई मैं इंडस्ट्री में ही जाऊंगा, मैं प्रोडक्शन करूंगा। ठीक है, उसने अपनी लाइन चुन ली। लाइन चुनने का क्या मतलब है सर? सर लाइन चुनने का मतलब है कि वो पर्सन, वो बिजनेसमैन जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो क्या देखेगा, मेरे को किस लाइन में ज्यादा प्रॉफिट है। तो मान लो उसने यहाँ पे क्या चुन लिया, इंडस्ट्री चुन ली। चलो उसको लगा भाई इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन सर अब बात आती है कि सर फर्म का साइज कैसा होना चाहिए। फर्म का साइज मतलब कि सर लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है या स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना है। तो सर इसके लिए भी वो बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। पहला फैक्टर, अगर वो लार्ज स्केल की सोच रहा है, मान लो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि भाई मैं अगर लार्ज स्केल करता हूं ना तो मेरे को फ्यूचर में मेरा बिजनेस इस लायक हो जाएगा, मतलब अजम्पशन लेता है कि मेरा बिजनेस अगर इस लायक हो गया कि मैं फ्यूचर में सारी डिमांड अपनी तरफ खींच पाऊंगा, अपने मतलब बिजनेस की तरफ, तो भाई लार्ज स्केल मेरे लिए सही है, मेरे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन वहीं दूसरे उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट भी आया। सर क्या थॉट आया? सर उसके दिमाग में थॉट आया भाई क्या पता, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो मैं फ्यूचर में क्या भाई डिमांड खींच पाऊंगा, क्या सही में मेरे मैं जो सोच रहा हूं सच हो पाएगा। तो ऐसा उसने सोचा। तो उसने सोचा भाई अगर मेरे को लॉस हो गया तो उसमें बहुत सारे फैक्टर को ध्यान दे रखना पड़ता है ना भाई, लार्ज स्केल चुने या स्मॉल चुने, सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। अब चाहे वो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर चीज सोचना पड़ेगा, हर एंगल से आपको देखना पड़ेगा ना चुनते वक्त। तो इसलिए उसने सोचा, नेगेटिव भी सोचा, पॉजिटिव भी सोचा। तो सर ये जो भाई लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल चुना कैसा है उसने कि भाई डिमांड जो है मेरे फ्यूचर में आएगी कि नहीं, तो वो डिमांड का उसने अंदाजा कैसा लगाया होगा। सर मार्केट की कंडीशन क्या है, जिस मार्केट में मैं डील करने जा रहा हूं, यानी कि इंडस्ट्री की मार्केट है उसमें मैं डील करने जा रहा हूं, तो उसकी कंडीशन क्या है, क्या बाकी लोगों में प्रॉफिट होता है, क्या बाकी लोगों के पास इनफ डिमांड पहुंचती है, क्या मेरे कंपिटिटर ज्यादा हैं या कम हैं, ये सब देखना पड़ेगा ना उसको। तो इसीलिए उस सबके बाद उसने अंदाजा लगा डिमांड आएगी फ्यूचर में कि नहीं आएगी। अगर उसको लगता नहीं आएगी डिमांड, लार्ज स्केल अगर मैं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा मेरा, डिमांड उतनी मेरी आनी नहीं है, तो वो क्या करेगा, फिर स्मॉल स्केल जाएगा। ठीक है, यानी कि स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस का साइज रखेगा। और अगर उसको लगता है भाई मैं अपने बिजनेस में इंप्रूव करके ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा फ्यूचर में, तो लार्ज स्केल चुनेगा। ठीक है, तो ये तो था सर हमारा साइज ऑफ द फर्म कैसा होना चाहिए। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। सर अब बिजनेसमैन के दिमाग में एक बात आई कि मैंने बिजनेस की लाइन चुन ली, ठीक है, मैंने बिजनेस साइज भी चुन लिया, लेकिन बिजनेस को चलाएगा कौन? क्या मैं अकेला चलाऊंगा बिजनेस को
या 2-4 लोगों को मिला के चलाऊं बिजनेस को? बिजनेसमैन ने ये सोचा। अब उसके दिमाग में दो बातें आई। पहली कि मुझे अपना बिजनेस, मैंने बिजनेस की लाइन चुनी है इंडस्ट्री की, इट मीन्स कि मुझे ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ज्यादा कैपिटल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतनी अमाउंट है नहीं कि मैं जो हूं सारा का सारा अमाउंट बिजनेस में लगा सकूं। तो वो क्या सोचेगा? मैं पार्टनरशिप में जाऊंगा। पार्टनरशिप का मतलब है कि भाई 2-4 लोग मिलकर जो है बिजनेस चलाएंगे, यानी कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ मतलब कि सारे लोग थोड़ा थोड़ा कैपिटल का अमाउंट एक बिजनेस की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये 4 लोग बिजनेस में पैसा लेके आएंगे तो सबका थोड़ा थोड़ा अमाउंट आ गया कैपिटल का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? अगर मान लो यहाँ पे एक अकेला पर्सन हो तो वो सारा का सारा अमाउंट लेके आता 20 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? सब 5 लाख लेके आ रहे हैं। हमने एग्जांपल ले लिया, इक्वल लेके आ रहे हैं, ठीक है। जरूरी है कि इक्वल लेके आए, ठीक है। हमने खाली एग्जांपल समझने के लिए लिया हुआ है। 5 लाख सब लेके आ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक अकेला लेके आ रहा है, उसका बर्डन पड़ता, ठीक है। उतना अमाउंट चलो मान लो नहीं इकट्ठा कर पाता, तो इसलिए पार्टनरशिप में आया। तो पार्टनरशिप में 4 लोग मिलकर लेके आ रहे हैं 20 लाख रुपए। उसने सोचा क्या कि भाई मैं पार्टनरशिप में चला जाता हूं, क्योंकि पार्टनरशिप उसने देखा कि भाई सब जो पहले 20 लाख लेके आ रहा था उसको बस 5 लाख देने की जरूरत है, क्योंकि बाकी 15 लाख 3 अलग बंदे लेके आ रहे हैं। तो उसने सोचा मेरे लिए पार्टनरशिप बेस्ट है। लेकिन फिर उसके दिमाग में बात आई कि अगर मुझे कल को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट तो भाई मेरे को इन चारों को बांटना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बांटना पड़ेगा। उनके कैपिटल का हिस्सा नहीं दोगे आप? सर बिल्कुल देंगे। तो उसने सोचा अगर मैं अकेला पैसा लगाता हूं तो प्रॉफिट भी मेरा होगा सारा का सारा। उसने सोचा भाई फिर तो मेरे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट रहेगा कि मैं खाली खुद का साथ और खुद का ही विकास करूंगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मेरे लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में बात आई, जरूरी नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट ही हो, क्योंकि बिजनेस क्या होता है? अनसर्टेन होता है। अब बिजनेस अनसर्टेन होता है तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। उसने सोचा अगर लॉस हुआ तो मेरे को सारा का सारा लॉस मुझे ही होगा, तो फिर इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, फ्यूचर के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसने फिर सोचा क्यों ना मैं पार्टनरशिप में चला जाता हूं। पार्टनरशिप में कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी बांट देंगे, लॉस हुआ तो भी बांट देंगे, जो इतनी कैपिटल है उसके हिसाब से। तो फिर उसने सोचा भाई अगर मेरा जितना बड़ा बिजनेस का साइज है उसके हिसाब से उसने डिसाइड किया कि मुझे पार्टनरशिप में जाना है या सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना है। यहां पर बिजनेस थोड़ा बड़े साइज का इंडस्ट्री है, यानी कि प्रोडक्शन करनी है इसके अंदर। तो उसने सोचा भाई पार्टनरशिप थोड़ी बढ़िया रहेगी, ठीक है। चलाने को वो अकेला भी चला सकता है, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप उसने सोचा भाई पार्टनरशिप में जाना है मेरे को, ठीक है। तो उसको फैक्टर किस किस ने डिसाइड करने दिया? पहला फैक्टर यह है कि भाई कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है और प्रॉफिट के डिवीजन कैसे करनी है। इसके बेस पर उसने सुना भाई कि मेरे को पार्टनरशिप में चाहिए या प्रोप्राइटरशिप में जाएंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना है। सिंपल सी बात थी, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा भाई कैसे चुनना है। आपको कैपिटल देखनी है और अपना प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल कितनी चाहिए, ये सब वगैरह वगैरह फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे फॉर्म ऑफ ओनरशिप चुनते वक्त कि भाई पार्टनरशिप चाहिए या सोल प्रोप्राइटरशिप चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छा लिया हुआ है, ठीक है सर। फिर बारी आती है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। सर मैंने अब बिजनेस का फॉर्म भी चुन लिया कि भाई सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, लेकिन सर बिजनेस चलाना कहां पर है? ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जहां पर आप क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो ना। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको? सर इनपुट चाहिए। इनपुट मतलब सर रॉ मटेरियल। तो सर रॉ मटेरियल चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स कहां से मिलेंगे? कुछ होते हैं नेचुरल ही होते हैं, ठीक है। कुछ नेचुरल रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनको थ्रू भी प्रोडक्शन करी जा सकती है। डिपेंड करता है आप प्रोडक्शन किस चीज का कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसका रॉ मटेरियल आपको नेचुरल तरीके से मिल जाता है, यानी कि अर्थ में एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, आपको मिल जाता है वहां से रॉ मटेरियल, तो भाई ऐसे रॉ मटेरियल्स के लिए आपको अपना बिजनेस, अपनी फैक्ट्री वहीं लगानी होगी जहां से वो एक्सट्रैक्शन पॉइंट जहां पर है, यानी कि एक्सट्रैक्शन पॉइंट जहां पर है, जहां से आप रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और आपका फैक्ट्री जहां पर है उसके बीच में डिस्टेंस कम हो, यानी कि लेस डिस्टेंस।
कम डिस्टेंस में हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस कम होगा तो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने में जो पैसा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट भी तो कम आएगी। क्यों सर, समझे कि नहीं समझे? अब और दूसरी बात, उसको ये भी देखना पड़ेगा कि जहां पर मेरी फैक्ट्री है क्या वहां उसके आसपास कोई बैंक वगैरह है जहां से मैं अपनी ट्रांजेक्शन कर सकूं। तो वो ये भी देखेगा, अगर बैंक वगैरह है तो भाई उस लोकेशन में वो सेट कर लेगा अपने बिजनेस को। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखने के बाद वो ये डिसाइड करेगा कि मैं कहां पर सेट करूं कि अपने बिजनेस को कि मेरी कॉस्ट सबसे कम आए। अगर मैं बैंक के पास सेट करता हूं तो मेरी बैंकिंग की कॉस्ट कम आएगी। अगर रॉ मटेरियल्स के पास सेट करता हूं मेरी रॉ मटेरियल यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी। तो उसने फिर सोचा मैं ऐसी जगह देखूंगा जहां पर मेरे को दोनों ही इक्वल इक्वल डिस्टेंस में मिल जाए। तो फिर से डिसाइड करा उसने भाई कहां पे रखना अपने बिजनेस के लोकेशन को, जहां भी उसको लगा कि हाँ यहाँ पे इक्वल इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, जरूरी नहीं इक्वल इक्वल ही हो, जहां पे भी कॉस्ट कम आ रही है। मेन बात है कॉस्ट कम आनी चाहिए, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आनी चाहिए, वही जगह उसके लिए बेस्ट रहेगी, सुटेबल रहेगी अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात थी। सर फिफ्थ पॉइंट आता है फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन। सर मैंने आपको यहां ऊपर बताया था फॉर्म ऑफ ओनरशिप में भाई कैपिटल और प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट होता है, कैपिटल लगाएंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो कैपिटल जो आप लगाएंगे, ठीक है, तो कैपिटल का पैसा, कितना पैसा चाहिए आपको अपने बिजनेस के लिए, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये पहली बात एक बिजनेसमैन को सोचनी होगी कि मेरा जो बिजनेस है इसमें कितना पैसा मैं लगाऊं। पहली बात खत्म। उसने फिर सोचा, मान लो उसने सोचा 20 लाख रुपए उसने सोच लिया, मैं 20 लाख रुपए लगाऊंगा। ठीक है, अब उसने सोचा भाई आएगा कहां से। मान लो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में है तो वो सोचेगा भाई मैं लोन लेके, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं लोन लूंगा, सिंपल सी बात है, लोन के थ्रू मैं पैसा लेके आऊंगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। अगर वो पार्टनरशिप में है तो सब पार्टनर्स को बोलेगा भाई पैसे लेके आने हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि सर कि भाई पैसे की सोर्स क्या रहेगी, कैपिटल को मंगवाना कैसे है, अपनी बिजनेस में कैपिटल लेके कैसे आना है। फिर थर्ड पार्ट रहता है कि वो जो कैपिटल का अमाउंट हमारे बिजनेस में आया है, हम लेके आए हैं, हमारे पार्टनर्स लेके आए हैं, या बिजनेस का जो अकेला पर्सन है यानी कि सोल प्रोप्राइटर है वो लेके आया है, उस अमाउंट का, ध्यान से सुनना, उस अमाउंट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है इसको भी देखना होगा। क्योंकि पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा तभी तो कम से कम कॉस्ट आएगी और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन के लिए मेन बात रहती है कॉस्ट कम से कम आए, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन का मतलब क्या है कि जो कैपिटल आया है उसको बेस्ट तरीके से यूज करना है। ठीक है, इसमें तीन बातें देखी गई हैं, कितनी कैपिटल चाहिए, कैपिटल कहां से मंगवाना है, सोर्स क्या रहेगा मतलब। ठीक है, और तीसरी बात उस कैपिटल को क्या करें भाई, यूटिलाइज कैसे करें। तो ये हो गया सर हमारा फिफ्थ पॉइंट। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल फैसिलिटीज। सर मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोगों ने क्या चुना है, प्रोडक्शन चुना है। तो प्रोडक्शन क्या हवा में होगा, नहीं होगा ना सर। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, उस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर मशीन्स चाहिए। तो सर वो मशीन्स ही क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज है, यानी कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस है यानी कि बिल्डिंग है वो भी क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज में आता है। क्योंकि प्रोडक्शन करने में वो हेल्प कर रहा है, उसी बिल्डिंग के अंदर हम बैठ के प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस बिल्डिंग के अंदर रखे हुए मशीन के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये फिजिकल फैसिलिटीज हो गई प्रोडक्शन के लिए। तो एक बिजनेसमैन को ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि मेरा जो बिजनेस है उसके लिए प्रोडक्शन का है, तो वो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सब क्या है, उसकी फिजिकल फैसिलिटीज है। समझ गए बात को। सर फिर बात आती है प्लांट लेआउट। अब बिजनेसमैन ने सोच लिया कि भाई मेरे को ये वाली मशीन चाहिए, ये वाली मशीन मेरे को चाहिए प्रोडक्शन के लिए, ये वाली मशीन चाहिए पैकिंग के लिए। ठीक है, अब सारी मशीन उसने खरीद ली, प्रोडक्शन की खरीद ली, पैकिंग की खरीद ली, कलरिंग करने की खरीद ली। लेकिन अब उसने सोचा है भाई ये मशीन क्या, कहां रखूं मैं, कैसे रखूं। सबसे सिंपल बात, रखूं कैसे इन मशीन को, अरेंजमेंट कैसे करूं। अरेंजमेंट मतलब सर लेआउट, जो प्लांट है आपका, जहां पे आप फैक्ट्री इसको बोलते हैं, जो जहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं,
वहां पर आपकी मशीन को अरेंज कैसे करना है, यानी कि जिस मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं उस मशीन से प्रोडक्शन करने के बाद उसको पैकिंग के लिए, कलरिंग के लिए कहां लेके जाना है। यानी कि आप प्रोडक्शन इस जगह पर कर रहे हैं मशीन से, और आपकी पैकिंग वाली मशीन यहां पर है, या प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहां पर बीच में आती है आपकी कलरिंग की मशीन, कलर भी तो करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा तो भाई टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो एक बिजनेसमैन ये सोचेगा कि मुझे प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन के पास भी, यानी कि जो प्रोडक्शन की मशीन मैंने जहां रखी हुई है उसके थोड़े से पास में मैं कलरिंग की मशीन रख दूंगा, और कलरिंग की मशीन जहां रखी हुई है उसके थोड़े से पास में ही मैं क्या करूंगा, पैकिंग की मशीन रख दूंगा। इससे क्या होगा सर, टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए प्लांट लेआउट इसलिए जरूरी है कि भाई अच्छे से मशीन की अरेंजमेंट कर सके और टाइम को बचाया जा सके, और टाइम को बचा के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करी जा सके। अब बिजनेसमैन के दिमाग में बात आई कि भाई मैंने प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो मुझे प्रोडक्शन करना है, तो मैं मशीन तो मैंने ले आया, ठीक है। अब मशीन मेरी जो है वो मैन ही चला सकता है खाली, तो वर्कर चाहिए उसको, इसके लिए मैन मतलब क्या, वर्कर्स तो हुए, ठीक है। तो वर्कर चाहिए उसको अपनी फैक्ट्री के लिए, और वो सोचेगा मेरी जो लोकेशन है क्या मुझे यहाँ पर कमिटेड और कंपिटेंट, ठीक है, वर्कर्स मिल पाएंगे। यानी कि ऐसा वर्कर जो अच्छा प्रोडक्शन कर सके, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, यानी कंपिटेंट हुआ, और साथ में अपने से सीनियर की बात को भी माने। यानी कि बिजनेसमैन को यह सोचना है कि भाई मेरा वर्कर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने से सीनियर से ही आर्ग्यूमेंट करने में लग जाता है, उसका सीनियर उसको कुछ समझाए इस पर भी वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लग जाए, तो ऐसा वर्कर मुझे नहीं चाहिए, ये बिजनेसमैन सोचेगा। तो बिजनेसमैन क्या देखेगा कि भाई वर्कर कमिटेड होना चाहिए, और कमिटेड के साथ साथ कंपिटेंट भी होना चाहिए। यानी कि अगर वर्कर कंपिटेंट है, काम अच्छा कर रहा है, प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्कर अगर कमिटेड नहीं है, अपने से सीनियर की बात नहीं सुन रहा है, तो भाई वर्कर की भाई हालत अच्छी नहीं है, वर्कर को ऐसा वर्कर नहीं चाहिए। ऐसे ही अगर वर्कर अपने सीनियर की बात सुन रहा है लेकिन प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी ऐसा वर्कर नहीं चाहिए। यानी कि वर्कर में दोनों गुण होने चाहिए, अपने सीनियर की बात भी सुने और प्रोडक्शन में अच्छे ढंग से करे, ठीक है। एक आपको एग्जांपल देता हूं जो मैंने खुद एग्जांपल अपनी आंखों से देखा हुआ है, ठीक है, वो एग्जांपल बिल्कुल रियल लाइफ में है। यानी कि उस पे आप सोचोगे नहीं, मैंने उस पर अभी वीडियो बनाने से 2 दिन पहले वो एग्जांपल मैंने लेटेस्ट देखा है। चलिए सर देखते हैं वो एग्जांपल। फिर देखो यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ठीक है। यहां पर XYZ मैंने कंपनी इसलिए लिया है, कुछ रीजंस की वजह से हम कंपनी का नेम नहीं ले सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये जो XYZ कंपनी है इसके अंदर 2 मतलब कि एक HR मैनेजर थी, ठीक है, तो HR मैनेजर और एक थी HR, यानी कि जूनियर पोस्ट पे थी वो HR, ठीक है। और क्या हुआ, 2 दिन पहले की बात है भाई, देखो यहाँ पे जो HR मैनेजर है वो गई HR के पास कि उसको वर्क समझाने के लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम वहां पर एक क्लाइंट भी आया हुआ था, ठीक है, क्लाइंट भी आया हुआ था। तो क्या हुआ कि भाई HR मैनेजर HR के पास गई वर्क समझाने के लिए। कैसा वर्क सर, ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी किस चीज की है, जॉब प्रोवाइडिंग कंपनी है, तो ये जॉब प्रोवाइड करती है, तो इनके पास क्लाइंट आते रहते हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ भाई, जो HR मैनेजर है वो HR के पास गई उसको वर्क करने का तरीका समझाने के लिए, क्लाइंट से कैसे बात करनी है। उसी टाइम पे कौन था भाई, क्लाइंट भी आया हुआ था उनके सामने। इसी में क्या हुआ, HR ने क्लाइंट को देखा नहीं, उसने HR ने HR मैनेजर के साथ आर्ग्यूमेंट करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट करनी स्टार्ट कर दी, भाई सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा क्लाइंट पर कि इस कंपनी के वर्कर खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं, तो हमें क्या ये भाई क्या अच्छा काम ऑफर कर पाएंगे ये, ठीक है। तो भाई नेगेटिव इंप्रेशन पड़ गया ना। सिंपल सी बात है भाई, आप अपने सीनियर से बहस करने लग जा रहे हो किसी बाहर वाले के सामने, तो भाई बाहर वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई ये कंपनी कैसी है, तो भाई खराब कंपनी लग रही है, हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, यही सोचेगा भाई। वो बोलेगा नहीं आपके मुंह पे, लेकिन सोचेगा यही मन ही मन में, ठीक है। तो यही मतलब है कि भाई एक बिजनेसमैन को हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसको ऐसा वर्कर चाहिए जो अपने सीनियर की बात भी माने और अपना काम भी ढंग से करे। यहां पर जो HR है भाई नो डाउट
ये क्या थी भाई, अपना काम अच्छे ढंग से करती थी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई एचआर कंपिटेंट तो है, अपना काम ढंग से कर रही है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, उसने अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट कर दी, तो कमिटेड नहीं हुई ना, मतलब कि भाई उसने बहस करने स्टार्ट कर दी। तो भाई सोचो खुद ही, अगर कंपिटेंट है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिशियल है, लेकिन अपने सीनियर की बात नहीं सुन रही है तो भाई वही नुकसान भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए एक वर्कर को, ये नहीं कि भाई अपनी बात चला दे वो, हर मतलब कि उसको कोई सामने वाला अच्छा नॉलेज दे रहा हो, उसमें अपनी वही बोल दे नहीं मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बात वगैरह वगैरह, आर्ग्यूमेंट करनी स्टार्ट कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक वर्कर को। यही बिजनेसमैन को पहले सोचना चाहिए कि भाई हाँ मेरा वर्कर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है सर, ये पॉइंट हमारा खत्म होता है। सर बात आती है फिर टैक्स प्लानिंग, 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट में क्या है कि भाई जिस कंट्री के अंदर आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उस कंट्री के अंदर बहुत से लॉज चलते हैं टैक्स के। तो एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा हमेशा कि उससे कम से कम टैक्स देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। तो ऐसा उसको भाई सोच रहा है वो, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग वगैरह करेगा, भाई मैं किस तरीके से अपना टैक्स का पैसा बचा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने के बाद भी मैं टैक्स कम दे सकता हूं, कौन सा ऐसा तरीका है। जब उसने देख लिया भाई कि टैक्स हमारा ऐसे बच सकता है, तब अगला स्टेप क्या है कि अपना बिजनेस कर दो लॉन्च। बस आपने सब कुछ सोच लिया, आपने 9 के 9 फैक्टर ध्यान रख लिए हैं, तो बस देर किस बात की, अपना बिजनेस लॉन्च कर दो। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं बिजनेस स्टार्ट करने की, वो भी जो फॉर्म वगैरह होता है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो वो फॉर्मेलिटीज को भी आप पूरा कर दो और आपका बिजनेस हो गया लॉन्च। सिंपल सी बात खत्म। यहाँ पे कहानी आपके 10 के 10 फैक्टर आपने यहाँ पे समझ लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।